है भाई, स्टार्ट करते हैं आप, ठीक है। चैप्टर अगेन 12th क्लास से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। चैप्टर है इंटरनेशनल रेट। इंटरनेशनल रेट के अंदर क्या आता है? एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेट, एंड उसके बाद एक्सचेंज रेट के अंदर भी चेंजेस कैसे होगा, डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन और एक्सचेंज रेट किस किस प्रकार के होते हैं। क्लियर? पढ़ा भी होगा इन ओवरऑल, ठीक है। एक्सचेंज रेट किस लिए होता है? एक्सचेंज रेट होता है ताकि आप गुड्स एंड सर्विस को बाय कर सको, ठीक है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर सको, लायबिलिटीज को पूरा कर सको, जो भी आपके और काम है, यानी कि जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं, जो बिल्स पेएबल है फॉरेन करेंसी के, उनको आप प्रॉपरली पे ऑफ कर सको। क्लियर? चाहे वो स्पॉट मार्केट को, चाहे वो फॉरवर्ड मार्केट को, ठीक है। अपने एसेट को आप डिस्पोज कर सकते हो, ये सब। अब देखो जी, बहुत सारी चीजें, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी होता है जहां पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और फ्री एक्सचेंज रेट भी होता है जहां पे फोर्सेस ऑफ मार्केट, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, वो डिसाइड करते हैं। और एक मैनेज फ्लोटिंग भी होता है। मैनेज फ्लोटिंग किसके अंदर होता है? यस, जहां पे फ्री तो अलाउ कर रखा था आपको, बट आप लोगों ने रेट इतना हाई कर दिया कि गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ा। क्लियर? उसके बाद अगर हम आते हैं नीचे, अभी 3 प्रकार के फिक्स्ड रेट है यहाँ पे। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 प्रकार के मेजर बताए हुए। पहला है अपना फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, दूसरा है अपना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग में मैंने आपको पहले ही बताया, गवर्नमेंट जनरली पार्टिसिपेट नहीं करती, बट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर सकती है टू प्रिवेंट फ्रॉड। क्लियर? अगर आप ज़्यादा परेशान करोगे, बहुत शार्पली डिमांड इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है प्रोडक्ट्स की, प्राइसेस घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ रहा है या घट रहा है ड्यू टू एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, कुछ भी इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि दिस इज नॉट फेवरेबल फॉर द बीओपी एंड गवर्नमेंट विल इंटरवेन हियर। क्लियर? अभी फ्री फ्लोटिंग सिस्टम में जो फोर्सेस हैं वो मार्केट के हैं। जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, वैसे वैसे शिफ्ट आएगा किधर, डिमांड कर्व में या सप्लाई कर्व में। उसके हिसाब से प्राइस अप होगा या फिर डाउन होगा, सारा हम आगे पढ़ेंगे अभी। क्लियर? अब जैसे एक व्यापार है, यूएस और इंडियन रुपीस के जो भी प्राइस एक्सचेंज रेट होगा, उसके हिसाब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेट पे इफेक्ट आ सकता है। क्लियर? तो जो फ्लक्चुएटिंग होता है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को बहुत रिस्कियर बना देता है, बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट। और जो मैंने आपको बताया, इसे कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग। जब गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इंक्रीज या डिक्रीज करता है किसको, एक्सचेंज रेट को, ताकि आप लोग ज्यादा स्विंग्स ना लाए, ज्यादा स्विंग ट्रेड ना करें और ज्यादा एक्सचेंज रेट में रैपिडली चेंज ना आए। क्लियर? आई बात समझ में? एकदम से आप इंपोर्ट, क्योंकि इनका जो सीधा इंपैक्ट है वो कहां पड़ेगा, बीओपी पे।
ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, क्लियर, देश पे, आई बात समझ में, करंट अकाउंट पे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, बीओटी पे। तो इन चीजों को बताने के लिए अनएक्सेप्टेबल एक्सचेंज रेट का जो इंक्रीज हो रहा है, जब बहुत ज्यादा आपका इंक्रीज हो जाएगा एक्सचेंज रेट में तो एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज ज्यादा पैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट चाहेगी कि ना एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़े ना इंपोर्ट ज्यादा बढ़े। गवर्नमेंट जो हमेशा चाहेगी वो ये चाहेगी कि एक्स जो है वो आपका किसके बराबर है, एम के बराबर है, यानी कि एक्सपोर्ट जो है वो इक्वल रहे इंपोर्ट के, ठीक है। और गवर्नमेंट ट्राई करेगी चाहे वो डिमांड को बढ़ाए चाहे वो डिमांड को क्या करे, घटाए, ठीक है। दे ऑलवेज ट्राई कि आप उनका गोल अचीव हो जाए जो कि है फेवरेबल बीओपी, क्लियर। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैंने एज यूजुअल पहले ही बताया, इज सेट बाय द गवर्नमेंट itself, it is maintained by the government. And why it is maintained by the government? To avoid currency fluctuations, eliminate the risk of cost of transactions. जब रेट फिक्स्ड रहेगा तो व्यापारी भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा, बिकॉज दिक्कत उसको नहीं आएगी। स्पेकुलेशन, उतार चढ़ाव कम आएंगे तो स्टेबल मार्केट रहेगा, बिकॉज एक्सचेंज रेट विल नॉट चेंज और फ्लक्चुएट, क्लियर। There will be a discipline, and due to this discipline the trade investment will increase, clear. I am pointing out some words here, इससे आपको आसानी होगी। पैक रेट सिस्टम मतलब पैक कर दिया, इसी रेट पे चलेगा, सरकार के द्वारा पैक हुए थे $1.85, ठीक है, समझ गए। अब सेंट्रल बैंक के द्वारा ये काम किया जाता है और एडुकेट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में रखे जाते हैं ताकि डिमांड और सप्लाई के साथ खेला जा सके, क्लियर। इतना समझ में आया, आगे चले। तो फ्लक्चुएटिंग रेट में क्या होता है, इट इज फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है, अगर अनएक्सेप्टेबल लिमिट से फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं द गवर्नमेंट विल डिटरमाइन थ्रू द मोड ऑफ आरबीआई, एंड फिक्स्ड में द गवर्नमेंट विल द डिटरमाइनर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्लियर, और प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। शैल वी मूव फॉरवर्ड नाउ। अब फ्लोटिंग की अपनी एडवांटेज है। फ्लोटिंग में क्या होता है, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी सिस्टम है ना, तो गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी चलाओ, हम आपको इंटरवेंट नहीं करेंगे, ठीक है। पॉलिसी मेकर्स को बोलती है अपने आप एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा बहुत फ्री ट्रेड करो, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है हमारा आने का, अनटिल और अनलेस आप अनसर्टेनिटीज को क्रिएट नहीं कर रहे हो और ज्यादा वोलेटाइल नहीं हो रहे हो, ज्यादा वोलेटाइल आप नहीं हो रहे हो, रिस्क आप ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हो, एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर चल रहा, फ्लोटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्लोटिंग में लेस स्टेबिलिटी होती है, बिकॉज जो इन्वेस्टर होता है वो डरता है कभी भी ये बढ़ जाएगा, कभी भी ये घट जाएगा, इसका सीधा इम्पैक्ट मेरे ट्रेड पे आएगा, तो वो स्टेबल ढूंढता है, क्लियर, आई बात समझ में। नाउ व्हाट इज नॉमिनल, व्हाट इज रियल, कोई दिक्कत यहाँ तक? नॉमिनल एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे आप प्लीज एक बार, यहां से सीधा सेकंड पैराग्राफ से।
Nominal exchange rates can be used to find the domestic price of foreign goods. देखो आराम से, डोमेस्टिक प्राइस यानी कि ये जो गुड है उसका प्राइस कितना है, आगे However, trade flows are affected not by nominal exchange rates, but instead by real exchange rates. The person or firm buying another currency is interested in what can be bought with it. यस, देखो नॉमिनल तो एक रेट हो गया कि भाई इतने रुपए का एक डॉलर है, बट ये एक सामान है, मान लो ये एक वस्तु है, एक थिंग है, इस वस्तु को बॉट करने के लिए, बाय करने के लिए कितने पैसे मुझे चाहिए होंगे, दैट इज रियल। क्लियर? रियल परचेजिंग पावर होती है ना इंसान की, कि वो कितना असल में बाय कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज इनकम एंड द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो इसका भी यही है, रियल एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच person can trade the goods and services of one country for the another. That is, how many goods and services can be traded for one with the another foreign currency, right? आगे बात समझ में। अब मान लो वो कहता है कि पहले आपको नॉमिनल वैल्यू पता होनी तभी आप रियल वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है? ये तो हो गई किताबी भाषा। अब हम इसको थोड़ा रियलिटी में आते हैं। आज एक डॉलर कितने का चल रहा है? एग्जाम्पल लेट्स से $1 नॉमिनल वैल्यू क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं, $80 का चल रहा है हमारा, एग्जाम्पशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ये तो हो गया आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नाउ फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बाय अ गैजेट, क्लियर? आगे बात समझ में, जो कि इंडियन करेंसी में 400 रुपए का है फ्रॉम यूएसए। मान लो आपको टीवी का रिमोट चाहिए, जो आपका टीवी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर? और आपने उसको लेट्स उसको 400 रुपए का आपने बाय करना है, ठीक है? तो आपने जो 400 रुपए का इसको बाय करना है, वो आप यहां देख सकते हो कि डिवाइड बाय 80 हो जाएगा, एंड देन ये डिवाइड बाय 80 हो गया, तो आंसर क्या आएगा अपना? 5। सो एक्चुअली में यू नीड $5 to do this trade, and this is known as real trade. क्लियर? एक बार आप रियल और नॉमिनल पढ़ो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे रियल एक्सचेंज रेट, द फॉर्मूला ऑफ रियल एक्सचेंज इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई विद डोमेस्टिक प्राइस अपॉन में फॉरेन प्राइस, और इट कैन बी सैमनली चेंज विद रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला। आप दोनों ही सही है, या तो पूरा ब्रैकेट ले लीजिए या फिर हाफ ब्रैकेट लेके, तो ठीक है? ये 3 फॉर्मूले आपके नॉमिनल सेम ही है। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? आपको रियल का समझ आ गया और नॉमिनल का समझ आ गया। नाउ फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं, इंपोर्टर्स होते हैं, हैजर्स होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, कमीशन हाउसेज होते हैं, डीलर सेंटर होते हैं, बैंक्स होते हैं, ठीक है? जो कि इस मार्केट को रेगुलेट करते हैं, और ये पैसिव प्लेयर्स होते हैं, क्लियर? जो कि अपना एम करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को चलाते ही है, इन्वेस्टमेंट ये चलवाते हैं, जॉइंट वेंचर, टूरिज्म, इनकी वजह से मतलब प्रॉपर चलता है फॉरेन एक्सचेंज, टूरिज्म की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो ये फॉरेन मार्केट के प्लेयर्स हैं, ठीक है? अभी
करंट एंड फ्यूचर मार्केट, बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हैं कि व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज फ्यूचर मार्केट। मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज करंट। करंट है मतलब है कि ऑन द स्पॉट आज का रेट क्या चल रहा है, ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। स्पॉट मार्केट में आज का रेट क्या चल रहा है वो होता है। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, आज के रेट में हम काम तो कर रहे हैं लेकिन डिलीवरी हमारी फ्यूचर डेट पे होगी, लेकिन रेट आज का लगेगा। दिस नोन एज फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट तो ये है आज का ही रेट है, आज का ही काम हो गया, डिलीवरी हो गई, ये सब। फॉरवर्ड मार्केट में क्या है, फॉरवर्ड मार्केट में फ्यूचर मार्केट में फ्यूचर डिलीवरी है लेकिन रेट जो है वो आज का है। क्लियर, आई वाज समझ में। अब यहां पे यही बात कह रहा है वो, देखो द करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि लाइक स्पॉट रेट पे होंगे, लेकिन हाउएवर द एक्चुअल डिलीवरी विल बी टेकन एट द फ्यूचर डेट। ठीक है, फ्यूचर डेट पे पार्टीज एग्री हो गई हैं, ठीक है, और फ्यूचर डेट पे ही एक्चुअल डिलीवरी की जाएगी। आई बस समझ में। देखो प्रीमियम रेट क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड प्रीमियम कब होगा, इज अकर व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज मोर देन द स्पॉट रेट, और कॉन्ट्रेरी में इफ द फॉरेन रेट quoted at less rate than the spot rate then there is a discount, because अगर मान लो मैंने पुराना रेट पहले दे दिया था वो सस्ता था, आज रेट और बढ़ गया तो बंदे को तो डिस्काउंट मिल गया ना। आज मैं 100 के भाव पे बुक कर लिया, कल वो रेट, उस टाइम जो स्पॉट का रेट था वो 150 था, लेकिन मैंने उससे बुकिंग कब ले ली थी 100 के रेट पे, तो उसको तो डिस्काउंट मिल गया, मतलब मेरी तरफ से डिस्काउंट ही चला गया उसको, राइट। डिलीवरी आज जा रही है, अगर वो आज करता तो मुझे कितने मिलते, 150 रुपये, 150 मिलते ना, लेकिन नहीं मिलेंगे बिकॉज हमने क्या किया था फॉरवर्ड मार्केट पे, तो हमने पहले किया था 100 रुपये के रेट पे, ठीक है, और आज कितना मिलना था 150 रुपये, जो कि हमें नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो गया डिस्काउंट। क्लियर, क्योंकि हमारा डील किस पे हो रखा है 100 रुपये पे। क्लियर, यहां तक क्लियर है। ऑन द स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट द सेम डेट, फॉरवर्ड मार्केट रेट आज का, डिलीवरी कल का, उसके हिसाब से फॉरवर्ड प्रीमियम निकलता है, या फिर अगर वो रेट घट जाए तो मेरे लिए प्रीमियम हो गया, बढ़िया हो गया, क्योंकि मैंने ज्यादा कमा लिया। कल 80 हो जाए फिर प्रीमियम हो गया ना मेरे लिए, तो मैं तो 100 पे बुक कर रखा है, ठीक है ना। कल 150 होगा तो उसको फायदा हो जाएगा, मेरा डिस्काउंट लग जाएगा। डन। नाउ डिटर्मिनेशन, पहली बात तो होता क्यों है, डिमांड साइड क्यों होती है। डिमांड साइड होती है जब आपको कोई परचेज करनी है गुड्स, या किसी को पैसे भिजवाने हैं, या कोई आपको इन्वेस्टमेंट करनी है बाहर, या कोई आपने बॉन्ड्स एंड शेयर खरीदने हैं, तब आपको डिमांड लगती है, आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हो, ठीक है जी। आपने क्लास 12th में ही पढ़ रखे होंगे, या आपको कोई बैंक अकाउंट खुलवाना है, या आपको ओनरशिप चाहिए किसी चीज की, इस चीजों से क्या आती है आपकी फॉरेन डिमांड आती है। अब कुछ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आते हैं, पेमेंट्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई फ्लक्चुएट होते हैं। क्लियर, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बना रखा है यहाँ पे, सप्लाई कर्व ये था, आपका डिमांड कर्व ये था। मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रखी है, आपकी बुक में ये सिर्फ इतना ही डायग्राम दे रखा था, तो मैंने इसको आगे किया। यहाँ पे मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल 70 का रेट आ रहा था पहले, अभी मैंने क्या कर दिया, सप्लाई को जंप करा के फॉरवर्ड कर दिया, आगे बढ़ा दिया, राइट शिफ्ट दे दिया, इसकी वजह से सॉरी हाँ डिमांड को बढ़ा दिया और आगे शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस मेरा बढ़ गया, बिकॉज सप्लाई मेरा उतना ही रहा। क्लियर। नाउ चेंजेस आते रहते हैं, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता रहता है, जैसे ये मैंने एग्जांपल आपका लिया अभी, इसी एग्जांपल मैंने ऊपर प्लॉट करके दिखा दिया 70 और 75 वाले को। क्लियर। नाउ होम करेंसी डेप्रिसिएशन एंड होम करेंसी एप्रिसिएशन। क्लियर। व्हाट इज होम करेंसी डेप्रिसिएशन, कैन यू प्लीज रीड इट आउट। Home currency depreciation takes place when there is an increase in the home currency price of the foreign currency. The home currency thus becomes relatively inexpensive. डेप्रिसिएशन मतलब क्या, मेरी जो वैल्यू है वो कम हो गई है। क्लियर।
अब इस केस में क्या होगा, जो मुझे ये रिमोट 400 का पड़ रहा था वो कितने का पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, 500 रुपए का पड़ेगा। क्लियर, तो मुझे और पे आउट करना पड़ेगा। लेट्स से ये मुझे पड़ रहा है 450 का, या आप लगा लो मुझे ये पड़ रहा है 480 का। तो जहां मैं पहले $5 दे रहा था, इसके मुझे कितना देना पड़ रहा है, $6। रिमोट तो वही है, लेकिन मेरी करेंसी के हिसाब से अब मुझे 480 रुपए देने पड़ते हैं। क्लियर, लेस से यही बात होगी है, तो ये मेरी लेस वैल्यूएबल होगी करेंसी। अब अगर मेरी अप्रिसिएशन हो जाए तो क्या होगा, ये सस्ता पड़ेगा, ये सस्ता भी पड़ सकता है, मुझे हो सकता है मेरा $4 में ही काम चल जाए। ठीक है जी, जैसे कि ये केस था हमारा, इस केस में क्या हुआ है, करेंसी अप्रिशिएट हुई है, अप्रिशिएट हुई है, यस अप्रिशिएट हुई है, डेप्रिशिएट हुई है। पहले $1.70 में मिल रहा था, 75 में मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुई है, डेप्रिशिएट हुई है, जिसका एग्जांपल इसने यहाँ बात कर रखी है। अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट द सप्लाई कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड एंड द डिमांड राइजेस फॉर द फॉरेन करेंसी, शिफ्टिंग द कर्व फ्रॉम द E to E1। क्लियर, नीचे वाली बात जैसे करें, जैसे मैंने वो डायग्राम ऊपर बनाया था, नीचे बना दिया वही डायग्राम, D to D1। नाउ द डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम D to D1, remaining the supply constant, as a result of which the price has shifted from E to E1। या फिर हम बात करें तो हिंदी में 70 से 75 रेट आ गया, ठीक है ना। इसी का उल्टा अपना एप्रिसिएशन, इसमें क्या होगा, डिमांड का कांस्टेंट रहेगा, सप्लाई में बढ़ावा जाएगा, तो 70 कितना हो जाएगा, वो 65 हो जाएगा। इकोनॉमिक्स सिर्फ डायग्राम से खेली जाती है, राइट। एप्रिसिएशन जब भी आएगा ना, रेट कब टूटेगा किसी चीज का, जब उसका डिमांड नहीं होगा, जब उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाए। डॉलर तो टाइम डिमांडिंग रहता है, लेकिन उसकी सप्लाई करते ज्यादा तो रेट टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्लियर। अब विद द टेंडेंसी ऑफ चेंजिंग इन वैल्यू ऑफ व्हाट, डॉलर और वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा किस पे आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। देखो, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब आपका करेंसी डिवैल्यू मतलब कम हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, और रिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब आपका करेंसी बढ़ रहा है। क्लियर। और डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन भी सेम होता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन जब होता है जब ऑफिशियल आता है, डिस्क्रीट ऑफिशियल इंक्रीज, मतलब कि गवर्नमेंट की वजह से, समझ गए, आई बात समझ में। अब यहाँ पे डिवैल्यूएशन द डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है, टू द अनदर करेंसी। इट इज अ मॉनेटरी यूज अंडर दैट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर आता है हमारा डिवैल्यूएशन, ठीक है। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर यहाँ पे आया था मॉनेटरी अथॉरिटी फॉर्मली सेट्स अ न्यू फिक्स्ड रेट विद रिस्पेक्ट टू द foreign exchange rate. In contrast, depreciation is the decrease in the currency due to the market forces. Depreciation किस वजह से आएगा, मार्केट फोर्स की वजह से, लेकिन डिवैल्यूएशन किस वजह से आएगा, गवर्नमेंट की वजह से। यहाँ पे अगेन वही जो आपका रिवैल्यूएशन आएगा, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन द अपोजिट ऑफ डिवैल्यूएशन। क्लियर। एंड एप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन का अपोजिट क्या है, एप्रिसिएशन। क्लियर। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन किस वजह से आता है, मार्केट फोर्सेस की वजह से। डिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन किस वजह से आता है, गवर्नमेंट की वजह से। तो यहाँ लिख लो, डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट की वजह से, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्स की वजह से। एंड टाइम पे पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर। और ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन करा है, डेप्रिसिएशन, ये वाला, इसको देख लेना, ठीक है, ये बेंचमार्क हो गया एक तरह से, ठीक है। और डिवैल्यूएशन यहाँ पे ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर हो रहा है,
तो ऑब्वियस सी बात है कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। क्लियर, ठीक है जी, डन। जब करेंसी गिरेगी, जैसे अभी हमने देखो, अगर ये अप्रिसिएशन हुई थी ना हमारी करेंसी, ये अप्रिसिएशन हुई थी किसकी वजह से, मार्केट फोर्सेस की वजह से। अगर इसको गवर्नमेंट अप्रिशिएट कराती, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, रीवैल्यूएशन। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कराती तो रीवैल्यूएशन हो जाती, मार्केट फोर्सेस ने कराया तो एप्रिसिएशन हो गया। ठीक है जी, क्लियर। नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। एक सेकंड देख लो पहले, छोटा करूं। Now what will be the impact? Impact of fluctuations. Very easy answer है, मैंने इस पे एक सिंपल सा क्रक्स बना रखे सीधे सीधे। जब आपका डॉलर 70 था, अब वो हो गया 65, तो आपको मान लो, सुनो, आप ना एप्पल एक्सपोर्ट कर रहे थे, 70 रुपए के हिसाब से कर रहे थे आप, जब $1 था तो 70 रुपए मिल रहे थे आपको। अभी भी आप 1 किलो एप्पल बेचोगे, लेकिन अब आपको कितने मिलेंगे, 65 रुपए मिलेंगे। क्लियर, तो आपके लिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप एक्सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे, तो आप डिस्करेज हो जाओगे ना, क्योंकि आप यही कहोगे कि आप एप्पल तो 1 किलो ही बेच रहे हो, ठीक है, लेकिन अब उस एप्पल के कितने मिल रहे हैं मुझे, 65 मिल रहे हैं। लॉस हुआ तो आप चाहोगे कि मेरा एक्सपोर्ट कम हो जाए, लेकिन आप इस केस में इंपोर्ट जरूर चाहोगे ज्यादा हो जाए, क्योंकि वही अब $1 कितने का हो गया, 65 का। तो आप कहोगे जितना माल बाहर से आ सकता है वो और आ जाए मेरे पास, क्योंकि वो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 65 रुपीज। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। लेकिन ये कब हुआ है, इन द केस ऑफ एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन लिखा हुआ है सामने, फिर भी नहीं पता लग रहा। मैं तो समझा रहा हूँ ना, दोनों सेम चीजें तो हैं। क्लियर, आगे बस समझ में। पॉजिटिव साइड भी होता है और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखा जैसे एप्रिसिएशन का एग्जांपल, और डेप्रिसिएशन में क्या होगा, देखो अब एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल एज्यूम दैट देयर डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या हुआ, 65 का रेट 70 हो गया। क्या हो गया, 65 रुपए की जगह अब 70 रुपए हो गया। तो इस केस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा कहानी। अब जो फॉरनर है ना, a foreigner who spends $10 on buying the Indian good post devaluation, अब उसको क्या होगा, वही गुड कितने का मिल जाएगा, 650 का। क्लियर, तो वो यही चाहेगा कि फटाफट मैं एक्सपोर्ट और कर लूं। क्लियर, वो चाहेगा, ठीक है। और एन इम्पोर्टर हैज टू पे द फॉलोइंग करेंसी, देयरफॉर रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु वांट्स टू इंपोर्ट, अब वो तो क्या करेगा, 70 के 65 दे देगा। क्लियर, लेकिन इंपोर्टर विल आल्सो अफेक्टेड। अब यहाँ पे जो आपका एक्सपोर्ट था वो तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम अपनी बात करें, डिपेंड है जी, मेरी बात समझना, मैं किसके बारे में समझा रहा हूँ, मैं बंदा कौन से ले रहा हूँ, पहले वो वाली बात है, उसके हिसाब से आंसर बदल जाएगा। पहले मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, वो एग्जाम्पल मैंने इंडियन की साइड से सोचा था कि एक इंडियन को क्या होगा, एक इंडियन को अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है, हमारी करेंसी क्या हुई है, अप्रिशिएट हुई है अगर हमारी करेंसी, तो हमें अब $1 कितने मिल रहा है, 65 रुपए मिल रहा है। ठीक है ना, तो मैं इस केस में क्या चाहूंगा कि मैं एक्सपोर्ट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल हम फॉरेनर की तरफ से सोचते हैं, फॉरेनर की तरफ से सोचते हैं आंसर। एक फॉरेनर क्या चाहेगा,
जो चीज उसको पहले 700 की मिल रही थी वो कितने की मिलेगी, 650 की। तो अगर मैं उसकी साइड सोचूं तो आंसर उल्टा हो जाएगा। वो तो यही चाहेगा ना कि मैं और मंगा लूं, ठीक है ना, तो वो इंपोर्ट करना चाहेगा, क्लियर। और इंपोर्ट ही करना चाहेगा ना वो, क्योंकि उसको जो चीज पड़ रही है, जो हमारी पहले चीज 700 रुपए की थी, वो कितने की पड़ रही है उसको, 650 की। एन इंपोर्टर हैज टू परचेज, अब यहाँ पे देखो, अ फॉरेन हु स्पेंड्स $10 on buying the Indian goods before the post devaluation gets the force of 700 of 650। आई बात समझ में, राइट। अगर मैं कोई चीज बाहर से मंगा रहा हूं तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। अगर मैं उस चीज का इंपोर्टर हूं तो मुझे कितने की पड़ेगी वो, 650 की पड़ती थी ना, है ना। अब मुझे 700 की पड़ती थी पहले, अब सॉरी मैं उल्टा बोल गया। अभी अगर मैं इंपोर्टर हूं तो मेरा अगर केस एप्रिसिएशन का तो उसमें क्या होगा, एप्रिसिएशन में तो मुझे फायदा हो गया, है ना, मैं मंगा लूंगा और इस केस में मैं इंपोर्ट कर लूंगा। और अगर इसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा, अब मुझे 650 कितने देने पड़ रहे हैं, 700 रुपए, तो अब मैं क्यों मंगाऊंगा, क्लियर। आंसर वेरी करेगा जिस की सोच से आप आंसर दे रहे हो, क्लियर। अगर आप इंडियन सोच के हिसाब से दे रहे हो तो आप देखोगे कि इवैल्यूएशन हो रहा है या डिवैल्यूएशन हो रहा है, या डेप्रिसिएशन हो रहा है, अप्रिसिएशन हो रहा है, उसके हिसाब से आप आंसर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे आंसर दिया था किसके हिसाब से, इंडियन के हिसाब से, क्लियर। बट बुक में एग्जांपल लिए हुआ है फॉरेनर के हिसाब से, तो उसको चीज सस्ती पड़ रही है, वो चाहेगा फटाफट मैं इंपोर्ट कर लूँ तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा उससे, वो और ऑर्डर लगाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो चाहेगा सस्ती हो रही है चीजें और खींच लूं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आप तोड़ने से आपकी पार्टी टूट जाएगी वरना, क्लियर। इतनी बात समझ में आई। तो आंसर वेरी कर जाएगा किसके हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर, सिचुएशन के हिसाब से। देखो अब एक्सचेंज रेट चेंजेस इफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है यहाँ पे, 65 की जगह अब 70 हो गया। इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स टू द प्रोड्यूस इन द होम कंट्री एंड डाइवर्ट द स्पेंडिंग ऑफ फॉरेन गुड टू द डोमेस्टिक गुड। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अब लोग बाहर से नहीं मंगाएंगे, उनको देशी गुड्स ज्यादा सस्ते पड़ रहे हैं, तो वो किससे फोकस करेंगे, देशी गुड्स से फोकस करेंगे, डोमेस्टिक गुड्स से फोकस करेंगे। जिससे क्या फायदा होगा, सिचुएशन के हिसाब से समझने का तरीका और समझाने का आंसर दोनों बदल जाएंगे, ठीक है। अब इंक्रीज डिमांड हो जाएगा किसका, डोमेस्टिक गुड का, बोथ फॉर डोमेस्टिक गुड्स, क्लियर। बिकॉज नाउ जो फॉरेन गुड्स है वो क्या पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, और लोगों की स्पेंडिंग किस पे हो जाएगी, डोमेस्टिक गुड पे आते जाएगी। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो डोमेस्टिक गुड पे आए, फायदा हो गया डोमेस्टिक करेंसी को, तो क्योंकि अब जो विदेशी गुड था वो महंगा पड़ रहा है और लोगों की स्पेंडिंग ज्यादा लगेगी, माल उतना ही आएगा अभी भी $1 जितना ही, लेकिन हमें पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, जब पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं और सामान उतना ही आ रहा है, इंसान बाहर से इंपोर्ट क्यों करता है, सस्ता पड़ता है। अब जब सस्ता पड़ ही नहीं रहा तो फिर बाहर की सरदर्दी कौन लेगा, इंटरनेशनल ट्रेड का इतने प्रोसीजर है, रूल्स है, तो वो क्यों लेगा, वो यही करेगा कि मेरे डाइवर्ट हो जाए स्पेंडिंग किधर, डोमेस्टिक गुड्स पे, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही। आई बात समझ में, क्लियर। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट आ गया किसका, करेंसी डेप्रिसिएशन का। देखो जहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा होएगा तो उधर एम्प्लॉयमेंट में भी फायदा आएगा। क्यों, अगर एक्सपोर्ट बढ़ा, और एक्सपोर्ट अगर ऐसे प्रोडक्ट का बढ़ा है जो लेबर इंटेंसिव है, देखो मेरी सिचुएशन बदल रही है, मेरे आंसर बदल रहे हैं, क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ा हुआ है, पॉजिटिव इफेक्ट आया किस पे, एम्प्लॉयमेंट पे।
मतलब depreciation भी हुआ है। हाँ, ये सिचुएशन डेप्रिसिएशन की लेके चल रहा है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन से कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। कैसे? इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है ना, बाहर वाले प्रोडक्ट हमें महंगे पड़ रहे हैं, और जिनको करना ही इंपोर्ट है, जो चीज मान लो आती ही इंपोर्ट से है, तो सिचुएशन में क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्लियर? अब सिचुएशन साइड डेप्रिसिएशन के साथ सोचनी है आपने। फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री whose currency depreciation is likely to be affected with the rising of एक्सपोर्ट अर्निंग्स, बिकॉज आपको 650 का कितना मिलेगा? 700 रुपए, और इंपोर्ट पेमेंट उसको ज्यादा करनी पड़ेगी। जब वो इंपोर्ट कर रहा है तो अब 650 कितने पे कर रहा है? 700 रुपए। लेकिन अगर वो एक्सपोर्ट करता था तो उसको अब 650 कितने मिल रहे हैं? 700 रुपए। वही मेरी वाली बात, ठीक है ना। एक्सपोर्ट करने में ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि अब 650 कितने आ रहे हैं? 700 आ रहे हैं। लेकिन जब इंपोर्ट करना पड़ जाएगा तो दिक्कत हो रहा है, पेमेंट यहाँ जा रही है। पहले 650 जाते थे, अब 700 जा रहे हैं। अब जिन्होंने लोन ले रखा था, ठीक है, मान लो मैंने $100 लोन ले रखा था, क्लियर? आई बात समझ में? ये देख लो, अब इसकी एक लाइन पढ़ लो, पूरा समझ नहीं आएगा आपको। ये देख लो यहाँ से, अब फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट जिन्होंने लोन लेगा था would be negatively impacted as they would have to require more domestic currency to repay their loan। मान लो मैंने $100 का लोन ले रखा था, कितना हो गया था? 8,000, ठीक है। मैंने बोला था कि आपको 1 साल बाद मैं आपको क्या करूंगा? लौटा दूंगा। अब 1 साल बाद आया, रेट ही हो गया भाई साहब कितना? 80 पे लिया था मैंने आपसे, आज रेट हो गया 100। कितना? 100। अब आपने बोला भाई कि आप मेरे को बोल रहे थे कि मैं पैसे लौटा दूंगा 1 साल, मैं कहा आज ही लौटाऊंगा जी, मैंने कब मना किया है? तो आपने बोला कि पैसे दो, मैंने कहा लो जी। मैंने कहा 8,000 ले लो। अब वो क्यों जी भाई? 8,000 किस बात का? रेट तो कितना चल रहा है? 100 का। तो ये लो जी, अब 10,000 पे करने पड़ेंगे मुझे आपको। अब मुझे ज्यादा पैसे देने पड़े आपको अपना लोन रीपे करने के लिए। क्लियर? इतना समझाया? अब जो कंट्री बहुत सारा लोन लेके बैठी है, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ जाएगी। तभी तो यूएसए वगैरह मतलब खुश होते हैं लोन वगैरह देके छोटी कंट्रीज को, क्योंकि डॉलर बढ़ता जाता है, हर साल उनका ब्याज अपने आप बढ़ता जाता है। अगर मान लो ये ब्याज होता 8% का, ठीक है, तो अब 8 दे रहे थे, आज 10,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि रेट तो बढ़ गया ना, तो उनका ब्याज भी आ जाएगा पे ऑफ करने के लिए। क्लियर? इसने सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाई है दिमाग में, उसके हिसाब से आंसर दे रहा है। अगर सिचुएशन डेप्रिसिएशन की आ गई तो सारे आंसर उल्टे हो जाएंगे। अब एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन बहुत डिफिकल्ट कर देता है मार्केट का फ्लक्चुएट होना। आप सिर्फ स्पेकुलेशन करते हो ट्रेंड देख के, जैसे आप शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन करते हो, ये शेयर पिछले 1 साल में डबल हो गया, हो सकता है अगले साल में भी डबल हो जाए, ना हुआ तो नीचे गिर गया तो हो सकता है। तो यही डिफिकल्टी है, यही तो रिस्क है, यही तो स्पेकुलेशन है, और कोई डिफाइंड फॉर्मूला भी नहीं है। बस आप पैटर्न देखते हो, ट्रेंड लाइन देखते हो, स्टैट्स का थोड़ा बहुत यूज करते हो, और एक फ्लक्चुएशंस जो आ रही है उनके हिसाब से माइंड मेकअप करते हो, बट सटीकता कहीं भी नहीं है, ओनली ट्रू ऑन एवरेजेस। क्लियर? उसके बाद with growth of investment across the international bodies, exchange rate have assumed special significance. Investors have purchased the foreign asset, and corporation which flows from the foreign debt will find themselves facing foreign exchange risk also. Right? अब देखो जो एसेट इंटरनेशनल मार्केट में है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, अगर जो चीज मान लो मुझे पहले 100 की पड़ती थी, ठीक है, आज अगर वो डेप्रिसिएशन होगी तो कितने की पड़ेगी? 120 की, ठीक है। अब याद, और मान लो इस चीज को मैं 150 का बेचता था, तो मेरा मार्जिन कितना था?
50 रुपए। आज वो चीज कितने की हो गई? अब मुझे कितने कायदे कानून से बेचना चाहिए? 70। क्या पता मेरे लोग एक्सेप्ट ही ना करें, वो कहेंगे 180 की तो बाहर से मिल जाती है, या 175 की बाहर से मिल जाती है, कम से कम यहाँ सुनवाई तो होगी, या 170 की तो बाहर में खुद डोमेस्टिक चीज भी मिल जाती है। तो अब आ गया पंगा। ठीक है, आई बात समझ में? दोबारा समझो, पहले चीज 100 की मिल रही थी, 150 की बेच रहा था, 50 रुपए कोई से कमा रहा था। अब डिवैल्यूएशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अब चीज कितने की मिलेगी? 120 की। या तो मैं उसको 150 रुपए बेचूं तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया? 30 रुपए। या मैं उसको प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज क्या पता मेरा 20 रुपए मार्जिन हो, मेरी फैक्ट्री के भी तो खर्चे में, लेबर भी तो कॉस्ट है, क्या पता मैं कट कुटा के 20 रुपए बचा रहा हूं। अब मैं उस 20 को तो रखूंगा क्योंकि मेरा प्रॉफिट ही वही है। अब मैं उसका रेट करता हूं कितना? 170। ठीक है, अब दुनिया कहती है 170 में तो बाहर में मिल जाता है, हम तेरे से क्यों ले? तो ये रिस्क भी हो सकते हैं, तो मैं भी इन्वेस्टमेंट कम ही कर दूंगा फिर। ठीक है ना, क्लियर? मतलब इन्वेस्टर्स को बहुत कॉन्शियसली सोचना पड़ता है, एफडीआई भी बहुत सोचना पड़ता है। अब मान लो जी, पहले एफडीआई का बजट बना रहा था मैं 100 करोड़ का, ठीक है, अब डेप्रिसिएशन हो गया, पहले वही मेरा बजट कितना आता 100 करोड़ का, मैं 6 महीने लेट हो गया, पता लगा 110 करोड़ की डेप्रिसिएशन हो गई, सॉरी 110 करोड़ का वही सेम बजट बन रहा है, चीज तो सेम वही आ रही है लेकिन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है ना, अब वही चीज 110 की आ रही है। अब मेरे को बाहर प्लांट लगाना था, ठीक है ना, फिर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। समझ गए इन बातों को? डन? इन्वेस्टर्स को कभी भी खुशी नहीं मिलती जहां पे फ्लक्चुएशन रेट बहुत हाई रहता है, वोलेटाइल रहता है, बिकॉज वो डरते हैं हमेशा, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे हो रहा है, कभी शूट अप हो रहा है। तो अब जैसे इस चीज को फ्लक्चुएशन करने के लिए ना, इंडिया और मैंने आपको पहले ही बताया था, रशिया ने एक एग्रीमेंट सेटल कर लिया नेशनल करेंसीज पे, हम आपकी करेंसी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, आप हमारी करेंसी एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो इंडिया को दिक्कत ही नहीं आती। अब उसको पहले क्या होता था, डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती थी, क्योंकि डॉलर हर कंट्री एक्सेप्ट कर लेती है ऑलमोस्ट। अब इंडिया ने और रशिया ने एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपका करेंसी एक्सेप्ट कर लेंगे, अब हमारा करेंसी एक्सेप्ट कर लेना। क्लियर? जब आपको ट्रेड इससे फायदा हो जाएगा ना, हमें रिजर्व कम बनाने पड़ेंगे। अगर हमें फॉरेन रिजर्व कम बनाने पड़ेंगे डॉलर के, तो फिर हमें डॉलर की डिमांड भी कम करेंगे, जिससे हमारा रेट भी ऊपर नहीं जाएगा। जितनी कंट्रीज हमसे कहेंगी कि हम आपस में साइन कर लेते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। अब पहले मान लो जैसे अलीशा मेरे से कह रही थी, जब हम डील करेंगे डॉलर के अंदर, क्लियर, तो मुझे इसके लिए भी रिजर्व बना के रखने पड़ते थे। अब मान लो दीपांशी मुझसे ये कहती है, क्लियर, आप तीनों ही मुझसे यही कहते हो कि मुझे भैया इसी में ही डील करना डॉलर में, लेकिन अब दीपांशी और अलीशा कहती है सर आप हमारी करेंसी में पेमेंट करता, कोई दिक्कत नहीं है। जहां मुझे 500 के रिजर्व बना के चलने पड़ते हैं, मुझे कितने बनाने पड़ेंगे? 300। ठीक है ना, तो इससे फायदा होगा ना, इंडिया को डिमांड कम होगी तो उसका करेंसी का रेट भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन कब आता है? जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। समझे इस बात को? तो जब हम आपस में दूसरी करेंसी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए रिजर्व मुझे कम बनाने पड़ेंगे, जिसका फायदा डायरेक्टली हमें ही होगा। आपको भी डॉलर नहीं बनाने पड़ेंगे और मुझे भी डॉलर का रिजर्व नहीं बनाना पड़ेगा। क्लियर? अब इससे क्या हुआ, रशिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया और इंडिया को जो रशियाई चीजें मंगानी थी वो ही बढ़ गई, क्योंकि वो शायद रूबल है उनकी करेंसी, है ना, तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्लियर? और रूबल एज कंपेयर टू मेरे ख्याल से सस्ता होगा डॉलर से, है ना, तो फिर हमें सस्ते में ये वो चीजें मिल रही। क्लियर? तो हमें इसका फायदा हो गया ना, ठीक है ना।